हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस @ कुलजीत कौर। आज हम लोग पार्किंसंस डिज़ीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पार्किंसंस डिज़ीज़ एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब इसमें पेशेंट की कंडीशन समय के साथ और ख़राब होती जाती है। इसका मेन कारण है ब्रेन के सब्सटेंशिया निग्रा पार्ट में नर्व सेल्स का डीजनरेशन। सब्सटेंशिया निग्रा मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये एक अडल्ट ऑनसेट डिज़ीज़ है और बड़ी उम्र के 40 साल के ऊपर के लोगों में ये डिज़ीज़ कॉमन है। अराउंड 7.5 मिलियन पेशेंट्स इस डिज़ीज़ के पूरे वर्ल्ड में हैं। यूजुअली इसका कोई नोन कॉज नहीं है, बट समटाइम्स जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूटेशन PINK1 में, पार्किन अल्फ़ा साइन्यूक्लिन जीन में। कुछ रेयर केसेस में पार्किंसोनियन सिम्टम्स MPTP की वजह से भी होते हैं। ये एक टॉक्सिक इम्प्योरिटी है जो एक सिंथेटिक ओपियोइड MPPP ड्रग के कारण बॉडी में आती है। बहुत सारे पेशेंट्स में एक सिंगल कॉज की अपेक्षा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड एक्सपोजर या DNA वेरिएंट्स। बट बेसिकली पार्किंसंस डिज़ीज़ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स की डेथ की वजह से ही होता है। नेक्स्ट वी कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिज़ीज़। जस्ट रिमेंबर अ सिंगल वर्ड, ट्रैप, TRAP। T for tremors, R for rigidity, A for akinesia and P for postural disability। पहला क्लिनिकल फीचर है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब इनवॉलेंट्री शेकीनेस। ना चाहते हुए भी पेशेंट के हैंड्स शेक करते रहेंगे। मोस्टली ये पेशेंट के हैंड्स में नोटिस किया जा सकता है आसानी से। पार्किंसंस डिज़ीज़ में जो शेकीनेस आती है उसे बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर। पेशेंट के हैंड्स में शेकीनेस देख के ऐसा लगता है कि वो अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में कोई पिल रोल कर रहा हो। ये एक रेस्टिंग ट्रेमर है, मतलब पेशेंट जब रेस्ट में होगा तो उसके हैंड में ये शेकीनेस ट्रेमर आता रहेगा। अगर पेशेंट हैंड को मूव कराता है तो ये ट्रेमर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस, अकड़ जाना, हाथ पैर का अकड़ जाना। पार्किंसंस डिज़ीज़ में हम रिजिडिटी को बोलते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। जब पेशेंट का हैंड कोई और मूव करने की कोशिश करता है तो हड्डियों में से आवाज़ निकलती है। रिजिडिटी की वजह से पेशेंट की बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो, और उसका फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एकाइनेसिया, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, मतलब इसमें बॉडी पेशेंट की अपने आप से मूव नहीं कर पाती है। इसी के साथ हम दो टर्म्स और पढ़ते हैं, ब्रैडीकाइनेसिया एंड हाइपोकाइनेसिया। ब्रैडीकाइनेसिया मतलब मूवमेंट स्लो डाउन हो जाते हैं, या फिर हाइपोकाइनेसिया जिसमें मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। इन तीनों की वजह से ही मूवमेंट्स को इनिशिएट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसमें पेशेंट को अपनी बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है और वो गिर सकता है। Some other features. First, craniofacial features means brain plus face। इसमें फर्स्ट पार्ट है हाइपोमिमिया, मतलब पेशेंट अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, जस्ट बिकॉज फेस के मसल्स सपोर्ट नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट फीचर है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में पेशेंट कोई भी चीज़ निगल नहीं पाता, उसको निगलने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है हाइपोफोनिया, जिसमें वोकल मसल्स का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है और पेशेंट की आवाज़ बहुत स्लो निकलती है। आफ्टर दिस वी कम टू द विजुअल सिम्टम्स। इसमें फर्स्ट पार्ट है ब्लर विजन, मतलब धुंधला दिखाई देना। नेक्स्ट कंडीशन है आईलिड ओपनिंग। नॉर्मली हमारी आईज 16 to 18 टाइम्स इन अ मिनट ब्लिंक करती हैं, पलक झपकती है, मगर जब पेशेंट पार्किंसंस डिज़ीज़ होता है तो उसकी रेट ऑफ ब्लिंकिंग डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एप्रैक्सिया।
इसमें जो पेशेंट है उसकी वॉलेंट्री मसल्स फिज़िकली एकदम ठीक होती हैं और वो मूवमेंट को इनिशिएट भी करना चाहता है, लेकिन वो इनिशिएट कर नहीं पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट बोलना चाहता है तो उसकी टंग की मसल्स फिज़िकली ठीक होंगी और वो बोलना भी चाहेगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है गेट। गेट मतलब होता है मूवमेंट, स्पीड, मोशन। किस मोशन से वो अपने स्टेप्स को आगे रख रहा है, किस मोशन से अपने पैरों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें हम लोग 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे: शफलिंग, फेस्टिनेशन, फ्रीजिंग। शफलिंग मतलब चलते चलते लड़खड़ा जाना, पैरों को सही तरीके से न रख पाना। नेक्स्ट कंडीशन है फेस्टिनेशन। फेस्टिनेशन में जो पेशेंट चलता है उसकी स्पीड ठीक होती है, लेकिन उसके स्टेप्स की साइज़ बहुत छोटी होती है। इस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और थक जाता है चलते चलते, क्योंकि वो स्टेप्स अपने मोशन में ले रहा है लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत छोटा है और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में पेशेंट अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, हाथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाएगा। एक ही जगह पे उसके हाथ स्टिफ हो जाएंगे, वो अपने हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रीजिंग। जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स हम पार्किंसंस डिजीज़ के अभी तक पढ़ चुके हैं, हमने देखे हैं कि वो सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड है। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये ब्रेन के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेट कर रहे हैं जो कि मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेसल गैंग्लिया इन द 3D वीडियो। क्विल फॉर्म में जो टॉप पार्ट दिखाई दे रहा है उसे बोल रहे हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस जिस चीज़ को इनसर्कल कर रहा है उसे हम बोलते हैं लेंटिक्युलर न्यूक्लियस। लेंटिक्युलर न्यूक्लियस 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट कॉर्डेट प्यूटामेन एंड सेकंड ग्लोबस पैलाइडस। वीडियो में आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर रिटन एंड ड्रॉन फॉर कॉर्डेट प्यूटामेन एंड लाइट ब्लू कलर फॉर ग्लोबस पैलाइडस। कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्डेट प्यूटामेन दोनों को मिलाकर बोलते हैं डॉर्सल स्ट्राइएटम। ब्राउन कलर में आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं उसे। येलो कलर में है सब थैलेमिक न्यूक्लिया। नेक्स्ट आपको दिख रहा है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ये कॉर्डेट और प्यूटामेन दोनों के मिड में होता है। दिस इज़ फॉर द बेसल गैंग्लिया। अब जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी बेसल गैंग्लिया की नर्व सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। सो लेट्स स्टडी द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बेसल गैंग्लिया। नॉर्मली क्या होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, अगर वो कोई मूवमेंट इनिशिएट करने की कोशिश करता है तो वो इन्फॉर्मेशन को बेसल गैंग्लिया को सेंड करता है। बेसल गैंग्लिया उन सिग्नल्स को मोटर कॉर्टेक्स को वापस से सेंड करते हैं। जब मोटर कॉर्टेक्स को ये सिग्नल्स मिलते हैं तो इन सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करती है। इसके बाद ये सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल पार्ट से होते हुए स्केलेटल मसल को मिलते हैं और स्केलेटल मसल एक स्मूथ मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है। इसको एक फ्लो चार्ट में फिर से एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो एक वॉलेंट्री मूवमेंट को इनिशिएट करेगा और बेसल गैंग्लिया को सेंड करता है। बेसल गैंग्लिया का काम है सबकॉन्शियस कंट्रोल ऑफ मसल टोन, मतलब वो बॉडी के जो मसल्स के मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं उन्हें कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, जिससे कि बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड, एक संभला हुआ मूवमेंट करती है। बेसल गैंग्लिया इन सिग्नल्स को थैलेमस को फॉरवर्ड करता है। थैलेमस इन टर्न इन सिग्नल्स को वापस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेंड कर देगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्हीं सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्केलेटल मसल तक पहुंचाते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पैटर्न स्टैब्लिश हो जाए। इसमें हम 2 फेजेस देख रहे हैं। फर्स्ट फेज़ है इनपुट फेज़, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया को दे रहा है और बेसल गैंग्लिया इन रिटर्न सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आउटपुट दे रहा है। पार्किंसंस डिजीज़ में आउटपुट में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेसल गैंग्लिया में बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स में आपस में क्या इंटरकनेक्शन है और क्या क्या इंटरकनेक्शन में डिसरप्शन होता है जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है पेशेंट को।
हम लोग बेसल गैंग्लिया के सारे पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्डेट प्यूटामेन है उसको कंबाइंडली हमने बोला था स्ट्राइएटम। स्ट्राइएटम के नीचे हमने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं। पहला ब्लॉक है ग्लोबस पैलाइडस इंटरना, सेकंड मिडिल वन है सबस्टेंशिया नाइग्रा और थर्ड वन ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना। इसके नीचे हमने थैलेमस बनाया है और सब थैलेमिक न्यूक्लियस बनाया है। इनके बीच में इंटरकनेक्शन पढ़ने से पहले हम 3 मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो स्ट्राइएटम में आती है। आउटपुट जिसमें हमने प्रॉब्लम देखी थी, जिस प्रॉब्लम की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है, वो स्ट्राइएटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरना और एक्सटर्ना में आता है। पॉइंट नंबर 2 एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ग्लोबस पैलिडस इंटरना अपनी इन्फॉर्मेशन को थैलेमस को भेजता है और थैलेमस एक लूप बना के इसी इन्फॉर्मेशन को वापस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजता है ताकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्केलेटल मसल का एक स्मूथ कोऑर्डिनेटेड पैटर्न डेवलप कर सके। बेसल गैंग्लिया के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्शंस है, सो लेट्स स्टडी द इंटरकनेक्शंस बिटवीन द बेसल गैंग्लिया। हमने अपनी एपिलेप्सी की वीडियो में आपको इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कशन किया था। आप उसमें से एक रिवीजन देख सकते हैं कि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। इसमें जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं और जो गाबा इनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। एक चीज़ इसमें और है, जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डोपामीन रिलीज़ करते हैं कॉर्डेट स्ट्राइएटम में। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, डोपामीन 1 एंड डोपामीन 2। अगर डोपामीन D1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो एक्साइटेटरी होगा और अगर D2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो इनहिबिटरी होगा। जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामीन को रिलीज़ करते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो स्ट्राइएटम के D1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। क्योंकि ये एक्साइटेटरी है इसलिए वो स्ट्राइएटम के जो गाबानर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। स्ट्राइएटम के गाबानर्जिक न्यूरॉन्स ग्लोबस पैलाइडस के गाबानर्जिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देंगे। ग्लोबस पैलाइडस में जो गाबानर्जिक न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो जाएंगे। इसकी वजह से थैलेमस सिग्नल्स को सेंड कर पाएगा। ये चीज़ नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल पर्सन के साथ होती है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है तो उसकी डोपामीन नर्जिक न्यूरॉन्स मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसका मतलब सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामीन बहुत कम मात्रा में बच जाता है। इसका मतलब डिज़ीज़ होने का कारण क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेथ के मेन कारण होते हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग, टॉक्सिसिटी, डिफेक्टिव प्रोटियोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कारण चाहे जो भी हो, रिज़ल्ट है कि हमारे पास सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामीन का कंटेंट बहुत कम है। इसी वजह से पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ होती है। अब क्योंकि हमारे पास डोपामीन न्यूरॉन्स की कमी है तो कम से कम डोपामीन न्यूरॉन्स D2 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और ना ही D1 को एक्साइट कर लेंगे उतनी मात्रा में। इसका मतलब ऑन द टोटल जो स्ट्राइएटम में कॉर्डेट स्ट्राइएटम में गाबानर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ग्लोबस पैलाइडस एक्सटर्ना में जो गाबानर्जिक न्यूरॉन है उसको ओवर एक्टिव गाबानर्जिक न्यूरॉन ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिट करेगा और उसकी वजह से जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस में ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन को इनहिबिट करने में अनसक्सेसफुल होगा। इसका मतलब सब थैलेमिक न्यूक्लियस में जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है वो एक्टिव है। अब वो क्या करेगा, ग्लोबस पैलाइडस इंटरना में जो गाबानर्जिक न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट करेगा। सेम एज इट इज़ जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, गाबा सिमिलरली हमारे पास लो डोपामीन है तो डोपामीन D1 रिसेप्टर से भी बाइंड नहीं करेगी, इसलिए
जो गाबानर्जिक न्यूरॉन्स ग्लोबस पैलिडस इंटरना के गाबानर्जिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते थे वो अब स्टिमुलेट नहीं होंगे। रिज़ल्ट क्या होगा कि ग्लोबस पैलिडस इंटरना में जो गाबानर्जिक न्यूरॉन था वो डायरेक्ट साइकिल और इनडायरेक्ट साइकिल D1 और D2 दोनों साइड से ओवर एक्टिव हो जाएगा। इससे जो थैलेमस में इनपुट जाएगा वो बहुत एक्सेसिव मात्रा में जाएगा, एक्सेसिव इनहिबिटरी इनपुट जाएगा थैलेमस में। थैलेमस इनहिबिट हो जाएगा, इसकी वजह से थैलेमो कॉर्टिकल स्पाइनल पाथवे सप्रेस हो जाएगा। इसलिए जो बेसल गैंग्लिया के सिग्नल्स वापस से कॉर्टेक्स की तरफ जाने थे वो अब नहीं जाएंगे। इसलिए अब जो कॉर्टेक्स मूवमेंट इनिशिएट करेगा वो स्मूथ, कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल्ड नहीं होगा। Thus, it results in the clinical manifestations of Parkinson's disease. Next, we come to the pathology of Parkinson's disease. Parkinson's disease में हम substantia nigra का डीपिगमेंटेशन देखते हैं, न्यूरोनल लॉस देखते हैं। दूसरा पैथोलॉजिकल फीचर है प्रेजेंस ऑफ लुईस बॉडी। राउंड होती हैं, एसिनोफिलिक होती हैं और अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन से बनी होती हैं। और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं बट मेनली अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन होती है। सो लुकिंग बैक टू द होल पार्किंसंस डिजीज़, व्हाट इज़ पार्किंसंस डिजीज़, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज़, signs and symptoms, structure of basal ganglia, pathophysiology and pathology of Parkinson's disease. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the video.